हे एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आपका एजुकेटर अमन शर्मा और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है अगस्त 4 2018 और डे है सैटरडे। और आज के न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि कल है संडे और कल के दिन सुबह 9 बजे मैं आपके साथ लेता हूं रिवीजन प्लस न्यूज़पेपर एनालिसिस। लाइव सेशन होता है मेरा और बहुत अच्छा रहा था पिछले बार वाला सेशन। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया, तो आना बिल्कुल मत भूलना। कल रिवीजन होता है एज वेल एज हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस भी करते हैं संडे का। और आपके लिए आज के जो दो क्वेश्चंस हैं वो हैं, पहला सवाल आपके लिए ये आता है कि डेविस कप किस स्पोर्ट से रिलेट करता है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि इकोनॉमिक बबल क्या होता है। मैंने कुछ ही दिनों पहले आपको एक इकोनॉमिक टर्म पढ़ाई थी, इकोनॉमिक बबल, उसका क्या मतलब होता है। अब आपको मुझे इसका जवाब देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं द हिंदू से। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ हम लोगों को सामने दिखती हैं, पर आज कुछ न्यूज़ पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कशन मिलेंगे, क्योंकि आगे आने वाली जो न्यूज़ हैं वो इन सब चीज़ों से लिंक करेंगी। बैकग्राउंड लेंगे सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट का, खोलेंगे अपनी लक्ष्मीकांत की किताब या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो 31 डिसाइड की गई है, पर अभी प्रेजेंटली बात करें तो 25 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब यहाँ पे कोई भी मिनिमम एज नहीं है जजेस के अपॉइंटमेंट की, पर यहाँ आर्टिकल 124 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है 3 क्वालिफिकेशन। पहली क्वालिफिकेशन ये है कि कोई भी हाई कोर्ट का जज या इन सक्सेसिव हाई कोर्ट्स के जज रहे हों 5 साल के लिए, वो अपॉइंट किए जा सकते हैं एज द सुप्रीम कोर्ट जज। या नंबर 2, कोई भी एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट जो कि 10 ईयर्स से एडवोकेट हो, उनको अपॉइंट किया जा सकता है एज द सुप्रीम कोर्ट जज। और कोई भी एमिनेंट जूरिस्ट जो कि एमिनेंट जूरिस्ट है हमारे प्रेसिडेंट की नज़र में। अब यहाँ पे कोई भी टेन्योर नहीं है, जैसे बाकी जगह पे हम लोग देखते हैं, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में हम लोग टेन्योर की बात करते हैं कि 5 ईयर्स का टेन्योर है। यहाँ पे ऐसा कोई भी टेन्योर नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का। पर यहाँ पे मैक्सिमम एज दी हुई है 65 ईयर्स। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको अपॉइंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को हेल्ड किया था 3 जजेस केसेस ने। जो 3 जजेस केसेस थे वो थे 1982 के, 1993 के एज वेल एज 1998 के। उन्होंने बोला था कि जो भी जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के उन्हें अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कोलिजियम। अब यहाँ पे जो कोलिजियम वर्ड है इसको हम लोग 3 साल से सुनते आ रहे हैं। 3 साल से ये जो वर्ड है ज़्यादा न्यूज़ में है। इसका रीज़न ये है कि हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग NJAC हमारे सामने लेकर आएंगे, नेशनल जुडिशियस अपॉइंटमेंट कमीशन हम लोग हमारे सामने लेकर आएंगे, पर फाइनली 4th जजेस केस ने इस चीज़ को खारिज कर दिया। दे रिजेक्टेड NJAC। अब यहाँ पे ये कोलिजियम क्या होता है, कोलिजियम सिस्टम का मतलब क्या होता है? कोलिजियम, एक बात समझो कि एक तरीके का ग्रुप है जो कि रिकमेंडेशन देगा प्रेसिडेंट को कि किन लोगों को अपॉइंट करना चाहिए एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे कोलिजियम के अंदर कौन कौन लोग आते हैं? नंबर 1 हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नंबर 2 4 मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और नंबर 3 जिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को या जज को लेकर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी यहाँ पे उस कोलिजियम का पार्ट होंगे। अब मैंने आपके साथ इतनी सारी जो बेसिक डिस्कशन में ली हैं वो क्यों ली हैं? क्योंकि द हिंदू के पेज नंबर 1 पे आपको न्यूज़ मिलती है KM जोसेफ गेट सेंटर्स नॉट फॉर सुप्रीम कोर्ट। तो KM जोसेफ जो कि चीफ जस्टिस हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, अब वो बनने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। इनके साथ 2 और लोग हैं। पर यहाँ पे इस टॉपिक का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो न्यूज़ है पिछले 7 महीने से चल रही है। जो कोलिजियम है उसने 7 महीने पहले रिकमेंडेशन दी थी, पर सेंटर ने इसको अप्रूव नहीं किया। द रीज़न इज, सेंटर कह रही थी यहाँ पे 2 चीज़ों को अवॉइड किया गया है, वो है सीनियरिटी एज वेल एज रीजनल रिप्रेजेंटेशन। देखो, रीजनल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही बात है,
सुप्रीम कोर्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया की है, तो वहाँ पे रीजनल रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। जितनी हमारी स्टेट्स हैं उस हिसाब से वहाँ पे जो जजेस हैं वो पहुँचने चाहिए। पर सीनियरिटी याद रखो कभी भी मेंटल लेवल का कोई मायना नहीं होती है। ओके, आप ये नहीं कह सकते कि कोई बंदा सीनियर है, एज में सीनियर है या अपॉइंटमेंट में सीनियर है तो वो ज़्यादा कैपेबल है, आप इस चीज़ को नहीं कह सकते हो। तो यहाँ पे सेंटर कहना था कि यहाँ पे सीनियरिटी को अवॉइड किया गया है, यहाँ पे रीजनल रिप्रेजेंटेशन को अवॉइड किया गया है। पर अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं अब वो बन सकते हैं, क्योंकि सेंटर ने भी अब अप्रूवल दे दिया गया है। आप मुझे अपनी राय देकर जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि सीनियरिटी के बेसिस पे क्या अपॉइंटमेंट होने चाहिए जजेस या नहीं, या आपको ऐसा लगता है कि जो सीनियरिटी है वो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी का भी एक लेवल डिफाइन करती है। अब इसी न्यूज़ से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलती है पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 की जो न्यूज़ है वो सिंपल ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल जी, उनको अपॉइंट कर दिया गया है एज द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो ये पर्सनल न्यूज़ की एक खबर थी। इसी के साथ पेज नंबर 1 पे ही आप आते हो तो सबसे टॉप वाली जो न्यूज़ है वो है सेंटर पुशेस फॉर कोटा इन प्रमोशन फॉर SCs एंड STs। तो जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को जो प्रमोशन मिलता है, यहाँ पे हम लोग उस प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। प्रमोशन के अंदर भी कोटा जो मिलता है उसके अंदर सेंटर ने भी पुश कर दिया है कि प्रमोशन मिलना चाहिए। अब यहाँ पे जो केस हमें याद आता है वो है 2006 का M नागराजन जजमेंट। अब 2006 की M नागराजन जजमेंट ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि द गवर्नमेंट कैन नॉट इंट्रोड्यूस अ कोटा इन प्रमोशन फॉर इट्स SCs और STs employees unless they prove that the particular Dalit community is backward and inadequately represented, and such a reservation in promotion would not affect the overall efficiency of public administration। आप प्रमोशन में कोटा जब तक नहीं दे सकते हो, जब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि जो SCs या ST एम्प्लॉय है वो बैकवर्ड है या उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर्टिकुलर पोस्ट के हिसाब से वो नहीं हो पाई है, उन चीज़ों को देखना, और साथ ही जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी है वो ख़राब ना हो उनके अपॉइंटमेंट से या उनकी प्रमोशन से। तो ये जो ओपिनियन थी उसको क्वांटिफाइबल डेटा के रूप में रखा गया। और जो 2006 की जजमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं उसको 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फाइनलाइज किया था। एक बात समझो, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फाइनलाइज कर देती है और अगर उस जो पर्टिकुलर जजमेंट है उसको हमें खारिज करना होता है या उसके ऊपर एक और जजमेंट लानी होती है तो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की स्ट्रेंथ से ज़्यादा वाली स्ट्रेंथ हम लोगों को बिठानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल इसको 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने किया था, तो अब मिनिमम 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी तभी जो नागराजन जजमेंट है उसको नेगेट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट को नेगेट करने की कोशिश कर रही है। वो चाहते हैं कि जो प्रमोशन है उसमें जो कोटास हैं वो उसी तरीके से दिए जाएं, और यहाँ पे जो सेंटर की तरफ से जो दलीलें आई हैं सामने वो ये आई हैं कि 1000 ऑफ ईयर्स ऑफ डेप्रीवेशन जो कि दलित कम्युनिटी ने सफ़र की हैं, तो जो उनकी जो सफरिंग थी, जो उनका डेप्रीवेशन था वो पीछे रह जाए और उनको आगे तरक्की के मार्ग पे ले जाया जा सके, ऐसा कहना है सेंटर का। तो जो हमारे अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपालन, उन्होंने SC STs के पक्ष में यहाँ पे सबमिट करी है एक रिपोर्ट, और इसकी जो रिपोर्ट है आगे की वो आपको मिलेगी पेज नंबर 10 पे। तो पेज नंबर 10 पे डायरेक्टली ये बात कही गई है कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ का भी ऑब्जेक्शन उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि SC STs के अंदर भी आप लोग क्रीमी लेयर का प्रावधान ले आओ। जैसे OBCs के अंदर क्रीमी लेयर होता है वैसे ही SCs STs के अंदर भी क्रीमी लेयर का जो प्रावधान है वो लेकर आओ। पर यहाँ पर जो हमारे अटॉर्नी जनरल है उनका ये मानना है कि आप लोग ये किस तरीके से डिफाइन करोगे कि उनकी जो कम्युनिटी है वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हुई है या नहीं, या वो एडिक्वेटली डेवलप हुए हैं या नहीं, या वो सोशली डेवलप हुए हैं या नहीं, उन्हें सोशली एक्सेप्टेंस मिली है या नहीं। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को एज अ दलील पेश किया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
साथ ही जो गवर्नमेंट है उनका ये भी मानना है, उन्होंने ये भी वांट करी है, ये डिमांड करी है कि 22.5% का जो रिजर्वेशन होना चाहिए वो होना चाहिए इन दी प्रमोशन, जिसमें से 15% फॉर एससीज प्लस 7.5% फॉर दी एसटीज। ओके, ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए इन दी प्रमोशन टू। तो ड्यूरिंग दी हियरिंग जो चीफ जस्टिस हैं दीपक मिश्रा जी, उन्होंने यहाँ पे 3 क्राइटेरिया बताए। ये चीज़ नोट डाउन करना, चीफ जस्टिस ने यहाँ पे 3 क्राइटेरिया बताए हैं, और तीनों क्राइटेरिया हैं, एक है बैकवर्डनेस, एडिक्वेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। बेसिकली ये 3 क्राइटेरिया वही हैं जो 2 नागराजन जजमेंट में बताए गए थे, बस उन्हीं को ही वापस से रीइटरेट किया गया है कि आप सबसे पहले देखो कि बैकवर्डनेस है या नहीं उस कम्युनिटी की, वो अगर डेवलप हो गई है तो उनको आप लोग कह सकते हो, उन्हें छोड़ सकते हो। दूसरी चीज़ इनएडिक्वेसी है, इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है। और तीसरी चीज़ है यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है। ऐसा ना हो कि आप लोग प्रमोशन में दे दो और प्रमोट होने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एफिशिएंसी भी ना है। ओके, तो इन चीज़ों को यहाँ पे बोला गया है बाय दी सेंटर। तो यहाँ पे अब फाइनली हमें प्रमोशन के अंदर कोटा शायद देखने को मिल जाएगा, जिस तरीके से जो जजमेंट हम लोगों को रिसेंट एरा में देखने को मिली है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको जाना पड़ेगा टू दी पेज नंबर 2, और पेज नंबर 2 पे एक बहुत ही छोटा आर्टिकल है, पर यहाँ पे इस आर्टिकल में से जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, और बनेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। देखो यहाँ पे आपको न्यूज़ मिलती है, यूनाइटेड नेशन कॉल्स फॉर एडहेरेंस टू हेल्थ इंडिकेटर्स। तो बेसिकली 2 यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज एक्ट कर रही हैं एज द डेवलपमेंट पार्टनर विद द नेशनल हेल्थ मिशन ऑफ राजस्थान डायरेक्टोरेट। और यहाँ पे जो 31 हेल्थ इंडिकेटर हैं जिनको नीति आयोग ने बताया है, उसको उन्होंने बोला है कि वो बहुत सही इंडिकेटर हैं, उन्हीं को ही हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पे जो 2 यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, पहली है UNFPA और दूसरी है यूनिसेफ। यूनिसेफ का नाम हम लोग अक्सर सुनते हैं, पर UNFPA ये इंपॉर्टेंट है। क्या एजेंसी है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। देखो UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, इसको 1969 के अंदर बनाया गया था। बेसिकली ये जो फंड है इसकी टैगलाइन है एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड एंड एवरी चाइल्ड बर्थ इज सेफ। ओके, तो जिस तरीके से हमारे देश में जो चाइल्ड मार दिए जाते हैं, फीमेल फिटिसाइड हो जाए, उन सब चीज़ों को अवॉइड करती है ये पर्टिकुलर एजेंसी। कहती है कि एवरी प्रेगनेंसी शुड बी देयर, एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड, हर प्रेगनेंसी जो है उसको फुलफिल करना ज़रूरी है, एज वेल एज जो चाइल्ड बर्थ है वो भी सेफ होना चाहिए। ओके, इसके साथ साथ ये काम करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, बर्थ कंट्रोल के ऊपर, इसके साथ साथ चाइल्ड मैरिजेस, फीमेल फिटिसाइड, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट काम करती है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। तो यहाँ पे UNFPA के बारे में ये छोटी सी न्यूज़ थी। आगे आपको जाना पड़ेगा टू दी पेज नंबर 7, और पेज नंबर 7 पे आपको मिलती है एक न्यूज़ जो कि है WHO थम्स अप फॉर स्वच्छ भारत रूरल कंपोनेंट। तो स्वच्छ भारत का रूरल कंपोनेंट क्या है? स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और ये बोला गया है कि 3 लाख डेथ्स प्रिवेंटेड इन 5 years, ऐसा कहना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, कि जो डायरिया की वजह से जो 3 लाख लोग मर जाते थे उनको कहीं ना कहीं हमने अवॉइड किया है। 2014 और अक्टूबर 2019 के बीच में हम लोग ये टोटल जो नंबर है इसको अचीव कर लेंगे, WHO का ये मानना है। ओके, तो यहाँ पे जो इस न्यूज़ से रिलेटेड आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो है स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान हमने 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया था, और इसके 2 कंपोनेंट हैं, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण एंड स्वच्छ भारत अभियान अर्बन, ओके, शहरी। तो यहाँ पे जो ग्रामीण वाला है उसे कौन सी मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो वो आती हैं अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। पर जो अर्बन वाला है वो आता है अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो जो स्वच्छ भारत अभियान है उसका मेन टैगलाइन है सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह, और यहाँ पे जो ओपन डेफिकेशन फ्री करना, सैनिटेशन की जो सर्विसेज है सबको प्रोवाइड करना, ड्रिंकिंग वाटर अच्छी तरीके से देना, ये सारे के सारे यहाँ पे कंपोनेंट रखे गए हैं। और 2 अक्टूबर 2019 तक हम लोगों को अचीव करने हैं सारे के सारे टारगेट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। इसी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो, आपको न्यूज़ मिलती है माल प्रैक्टिस इन सर्टिफिकेशन ऑफ ब्रेन डेड इन केरला।
जो कि कह रही है एक प्ली। तो गवर्नमेंट ने फ्राइडे को एक ओरल अंडरटेकिंग दे दी सुप्रीम कोर्ट को। कहाँ की गवर्नमेंट ने? यहाँ पे केरला की गवर्नमेंट ने ये अंडरटेकिंग दी है और उन्होंने बोला है कि हम लोग जल्दी से जल्दी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे किस चीज़ के खिलाफ। यहाँ पे बेसिकली एक डॉक्टर ने केस किया था। डॉक्टर का ये कहना था कि जब किसी पेशेंट को ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है तो जो उसके ऑर्गन्स है उसे बेचा जा सकता है, पर केरला के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं वो बिना किसी टेस्ट के बस डॉक्टर्स के सिग्नेचर से ही ब्रेन डेड घोषित कर देते हैं, जिससे बहुत बड़ा करप्शन एज वेल एज बहुत बड़ी यहाँ पे धांधलेबाजी हमारे सामने उभर के आई है। और फिर उनकी किडनी, हार्ट और लंग्स वगैरह बेच दिए जाते हैं बिना किसी टेस्ट एज वेल एज सर्टिफिकेशन के। तो उसके लिए जो सेंटर है उसने भी एश्योर किया है कि जो पिटीशन है उसको एग्जामिन किया जाएगा। एज वेल एज केरला गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे अपनी तरफ से चुस्ती दिखाते हुए बोला है कि हम लोग भी अब जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करेंगे। नीचे आपको न्यूज़ मिलती है एचआरडी मिनिस्ट्री अप्रूव्स नॉर्म्स अगेंस्ट प्लागियरिज्म। तो यहाँ पे जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसने नॉर्म्स को अप्रूवल दे दी है, यूजीसी को पावर दे दी है कि प्लागियरिज्म के अगेंस्ट काम किया जा सकता है। तो प्लागियरिज्म क्या होता है? प्लागियरिज्म इज कि आप कह सकते हो फ्रॉड। अब यहाँ पे फ्रॉड से रिलेटेड जो चीज़ है वो मैंने आपको 2 दिन पहले बताई थी कि अब एचआरडी मिनिस्ट्री ने बोला है कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर लेकर आएंगे। ये बात हमने कही थी 28 जुलाई को कि जो सॉफ्टवेयर लेके आएंगे उसकी वजह से हम लोग पता लगा देंगे कि जो रिसर्च पेपर्स होते हैं या थीसिस होती हैं वो कॉपीड तो नहीं है, वो चीटेड तो नहीं है, कहीं किसी ने बाहर मार्केट से खरीद के तो किसी को पेश नहीं कर दी। तो सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये सॉफ्टवेयर लगाया जाना था। इस सॉफ्टवेयर का नाम था टर्निटिन सॉफ्टवेयर। वर्ल्ड में तो ये बहुत दिनों से काम कर रहा है, पर अभी इंडिया में ये नया इंट्रोड्यूस होगा। अब ये जो टर्निटिन सॉफ्टवेयर है इसके साथ लिंक किया जाएगा। अब यहाँ पे यूजीसी के अंदर कुछ नॉर्म्स को भी लेकर आए हैं, कुछ नॉर्म्स को नोटिफाई किए हैं। अब जो नॉर्म्स है वो ये है कि अगर 10% के आसपास किसी की जो थीसिस है किसी और की थीसिस से मिलती हैं तो कोई उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर 10 to 40% के बीच में उनकी कुछ चीज़ें मिलती हैं तो उनको 6 महीने के अंदर वापस से रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना पड़ेगा। और अगर 40 to 60% के बीच में मिलती है तो उनको डिबेयर कर दिया जाएगा फॉर 1 ईयर। 1 साल के अंदर उनको बिल्कुल खारिज कर दिया जाएगा। 1 साल के अंदर वो अपनी रिसर्च पेपर पेश नहीं कर सकते। और 60% से ज़्यादा होती है तो बाहर निकाल दिया जाएगा उनकी पर्टिकुलर डिग्री से। इसके साइड में एक और न्यूज़ मिलती है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टेस्ट रोटरी ड्रोन कोड डेवलप्ड बाय IIT कानपुर। तो IIT कानपुर और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने एक 10 kg का रोटरी ड्रोन को डेवलप किया है, जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारी चीज़ों में करेंगे, डिफेंस में करेंगे, मिलिट्री में करेंगे, सिक्योरिटी में करेंगे। और यहाँ पे ये रोटरी ड्रोन क्या होते हैं? देखो, ड्रोन 2 टाइप के होते हैं। पहले ड्रोन होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं, जिनके जो विंग्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं फिक्स्ड ड्रोन। और जो सेकंड होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं रोटरी ड्रोन, जिनके जो विंग्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, हेलीकॉप्टर टाइप उनमें लगा हुआ होता है जो कि रोटेट करता है। जैसे आप लोग नॉर्मल ड्रोन देखते होगे, आप लोग यूट्यूब पे भी वीडियोस में देखते होगे, टीवीज़ में देखते होगे, मूवी चैनल्स में देखते होगे, तो वहाँ पे जो ड्रोन्स दिखाए जाते हैं वो हमारे रोटरी ड्रोन्स होते हैं। फिक्स वाले ड्रोन्स कैसे होते हैं? जैसे हमारा एयरप्लेन होता है जिसके विंग फिक्स होते हैं, उसी तरीके से वो होते हैं। तो यहाँ पे एक रोटरी विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल को टेस्ट कर लिया गया है, जो कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के साथ वर्क करता है और 2.5 kg का पेलोड भी कैरी कर सकता है। तो यहाँ पे न्यूज़ फिनिश होती है। इसी के नीचे IMD जो है हमारी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने बोल दिया है कि अगस्त के अंदर ज़्यादा रेन होने वाली है, और क्योंकि जो एल नीनो है वो डिले हो गया है। ओके, अब एल नीनो मैं आज डिस्कशन में नहीं लूँगा क्योंकि न्यूज़पेपर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। एल नीनो हम लोग कर लेंगे ज्योग्राफी के अंदर, और आप मुझे एल नीनो नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके बताओगे। ओके, तो एल नीनो की वजह से जो मॉनसून है वो अब अच्छा हो गया है, क्योंकि एल नीनो डिले हो गया है। अगर एल नीनो बहुत स्ट्रांग होता है, जल्दी आ जाता है, तो हमारे देश में मॉनसून नहीं आता, मॉनसून डिले हो जाता है, रेनफॉल कम हो जाती है। काफ़ी जगह पे हम लोग ड्रॉट लाइक सिचुएशन भी देख पाते हैं। और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में तो फायर भी आ जाती हैं एल नीनो की वजह से। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ अगर आप आगे बढ़ते हो, आपको जाना पड़ेगा टू दी पेज नंबर 10, और पेज नंबर 10 पे आपको जो खबर मिलती है वो है सोशल मीडिया हब प्लान ड्रॉप।
तो रिसेंटली बात ये हो रही थी कि एक प्रपोजल आया था कि सोशल मीडिया हब बनाए जाएंगे जहाँ पे उन सब ट्रेंडिंग न्यूज़ को देखा जाएगा, कहीं कोई फेक न्यूज़ तो नहीं है, कोई सरकार के खिलाफ तो नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के खिलाफ तो नहीं है, और फिर उनके ऊपर एक्शन किया जाएगा। पर अब जो फाइनल बात यह आई है कि अब उसे ड्रॉप आउट कर दिया गया है, उस प्लान को ड्रॉप कर दिया है, ऐसा कहना है सेंटर का। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था तो इस चीज़ को सेंटर ने बोला कि अभी हमारा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। इसी के नीचे आपको एक और न्यूज़ मिलती है, लोकसभा ने स्पोर्ट्स वेरिसिटी बिल को कर दिया है पास। अब यहाँ पे ये जो बिल है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बिल है वो इस्टेब्लिश करता है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है वो इम्पोर्टेंट है। तो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी है मणिपुर के अंदर। तो याद रखना, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है? मणिपुर में। इसी के साथ आपको न्यूज़ मिलती है, एक्सटेंड हाउस सिटिंग टू 120 डेज अ ईयर। तो यहाँ पे जो हाउस सिटिंग है हमारी होती तो है, पर ज़्यादातर टाइम वो एडजॉर्न कर दी जाती है बाय दी सिटिंग लीडर, चाहे वो स्पीकर हो या चेयरपर्सन हो, दोनों के द्वारा। और कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं होता। बजट सेशन तो पूरा का पूरा बेकार चला गया। मॉनसून सेशन में भी हमारे 2 दिन तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिस्कशन करने में चले गए, बाकी दिन सब लोग खड़े होकर हंगामा करते रहते हैं। तो उनको अवॉइड करने के लिए राज्यसभा के मेंबर्स का ये मानना है कि जो सिटिंग है पार्लियामेंट के अंदर उसको एक्सटेंड कर देना चाहिए टू अ मिनिमम ऑफ 120 डेज इन अ ईयर। और यहाँ पे कांग्रेस मेंबर जयराम रमेश ने एक बहुत ही अच्छी सजेशन दी है। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो राज्यसभा है उसको कुछ 15 दिन का स्पेशल सेशन भी रखना चाहिए, जिसके अंदर सारी की सारी पार्टीज आएँ और इम्पॉर्टेंट जो मुद्दे हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनके बारे में डिस्कशन हम लोग कर सकें। ओके, इसके साथ पेज नंबर 11 है, यहाँ पे आपको एनआरसी जो हमारी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है उससे लिंक यहाँ पे न्यूज़ मिलती हैं। तो कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं है जो आपके नोट्स में डालने लायक हो। और आपको जाना पड़ेगा टू दी पेज नंबर 12। तो हम लोग जिम्बाब्वे के बारे में बात कर रहे थे, फाइनली उसका रिजल्ट आ गया है और एमरसन नंगवा जीत गए हैं। 75 ईयर ओल्ड हैं ये, और जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट के लीडर भी हैं। तो यहाँ पे इनकी हो गई है जीत। इसी के साथ आपको नीचे एक न्यूज़ मिलती है, मटाला प्रोजेक्ट विद इंडिया इज ऑन। तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है ये समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि द हिंदू की एक रिपोर्ट के हिसाब से, द हिंदू की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, द हिंदू को एक टॉप ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने यहाँ पे न्यूज़ दी है कि जो मटाला प्रोजेक्ट है वो अभी ऑन है, वो अभी कहीं ख़त्म नहीं हुआ है, उसको काम में लाया जा रहा है और 40 इयर्स की लीज पे इंडिया ले सकता है मटाला प्रोजेक्ट। पर अभी रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर हमारे मिनिस्टर ने यह बोला था कि मटाला प्रोजेक्ट इंडिया की लिस्ट में नहीं है, इंडिया उसको नहीं लेने वाला है, क्योंकि कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे दिखाई नहीं देती है। तो ये जो न्यूज़ है इसकी क्या सैंक्टिटी है, क्या ये न्यूज़ सही है या गलत है, इसके बीच में मैं थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है। ये गवर्नमेंट ने तो साफ साफ ये कर दिया था कि इस प्रोजेक्ट में हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट क्यों करें जहाँ पे कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं। इसी के नीचे आपको एक और न्यूज़ मिलती है, रशियन थ्रेट इज़ रियल सेज यूएस ऑफिशियल। तो यूएस ऑफिशियल जो नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनका ये मानना है कि रशिया का जो थ्रेट है वो हमारे इलेक्शंस में रहा था और आगे भी इलेक्शंस में जो रशिया का थ्रेट है वो हमें दिखाई दे सकता है। तो इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स है वो बहुत ज़्यादा सतर्क है। पर यहाँ पे एक चीज़ सोचो कि अभी डोनाल्ड ट्रंप और रशिया की जब मीटिंग हुई थी हेलेनिस्की के अंदर, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोला था कि हम लोगों को मिसकंसेप्शन था रशिया के बारे में, कोई भी इलेक्शन के अंदर मेंडलिंग नहीं हुई है, डायरेक्टली यही न्यूज़ थी। पर यहाँ पे अब ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं तो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, डुअल नेचर हम लोगों को यहाँ पे भी दिखाई देता है। आपको जाना पड़ेगा टू दी पेज नंबर 13, और सर्विस सेक्टर ग्रोज फास्टेस्ट सिंस अक्टूबर 2016। तो सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिली है, और जो बिजनेस हैं, जो नए बिजनेस हैं वो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे हैं सिंस जून 2017। पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा है, ऐसा कहना है पीएमआई का सर्वे का। नाउ व्हाट इज दिस पीएमआई? पीएमआई इज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। इंडिया में इसको कौन निकालता है? निकी इंडिया निकालती है। और परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे मंथली सर्वे किया जाता है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का। तो यहाँ पे
जो परचेजिंग मैनेजर्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ के, उनसे बात करी जाती है, उनसे पूछा जाता है, उनका सर्वे लिया जाता है और फिर यहाँ पे हमारे सामने आता है PMI सर्वे, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स सर्वे। सर्विस एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों के लिए इन चीज़ों को किया जाता है। इसी के नीचे आपको एक और न्यूज़ मिलती है, गवर्नमेंट्स रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेटिव। ऐसा कहना है उर्जित पटेल जी का, जो कि RBI के गवर्नर हैं। उनका कहना है कि GST और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ने जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इंडिया की, उसको शेप करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करी है और बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटरी रिफॉर्म्स हैं ये दोनों। कौन कौन से दोनों? GST एज वेल एज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड पर डिमोनेटाइजेशन के बारे में कोई भी बात नहीं करी हमारे RBI गवर्नर ने। साथ ही एक और न्यूज़ है, ट्राई कॉल्स फॉर जीरो टेलीकॉम इक्विपमेंट इंपोर्ट्स बाय 2022। तो मेक इन इंडिया को बूस्ट करने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये मानना है कि हम लोग जीरो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट करेंगे बाय 2022। तो अच्छी खबर है, हर सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ाने की बात यहाँ पे हो रही है। इसी के साथ आप लोग आगे बढ़ते हो तो आज साइंस एंड टेक से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं आई है। पेज नंबर 18 यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, क्योंकि पेज नंबर 20 पे एक बहुत ही बड़ा एडवर्टाइजमेंट है, रंगीन एडवर्टाइजमेंट है, कलरफुल है, देख सकते हो। तो आज न्यूज़पेपर में बस इतनी सारी ही न्यूज़ थी। जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं वो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं विजिट किया हो तो विजिट भी कर लेना। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। मेरी प्रोफाइल पे जाके मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। 24 आवर्स के अंदर आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन भी हो जाएगा। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, रिव्यू, रिकमेंड करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यही सब चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। सो आज की वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।